चलो, तो कल क्या पढ़ाए थे? जड़त्व की संकल्पना, ठीक है ना। तो जड़त्व क्या होता है? विराम में स्थित वस्तु में गति उत्पन्न करने या एक समान वेग से गतिशील वस्तु को रोकने में बल की आवश्यकता होती है। यही बताए थे ना। जैसे मान लो कि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, ठीक है ना। अगर उसे गति अवस्था में लाना है या कोई गति अवस्था में है और उसे विराम अवस्था में लाना है तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें बल लगाना पड़ता है। ये किसी पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक गुण है। अभिलाक्षणिक गुण का मतलब हर एक पदार्थ में ये पाया जाता है, ठीक है ना। और इसी गुण को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं, ठीक ना। और जड़त्व क्या होता है? जड़त्व की माप क्या होती है? द्रव्यमान। जड़त्व की माप ही क्या कहलाती है? द्रव्यमान। यानी कि अगर जड़त्व ज़्यादा है इसका मतलब उस वस्तु का द्रव्यमान क्या है? ज़्यादा है। और जड़त्व अगर कम है तो इसका मतलब वस्तु का द्रव्यमान कम है, ठीक है ना। ये हम बता दिए थे। अब इसके बाद आपको जड़त्व के प्रकार सीखना है, ठीक है ना। तो जड़त्व के प्रकार हेडिंग डाल देना। हो गई हेडिंग? अब लिखना वस्तु में 3 प्रकार के जड़त्व होते हैं। वस्तु में 3 प्रकार के जड़त्व होते हैं। पहला हेडिंग डालना विराम जड़त्व। विराम जड़त्व तो पहले लिख लो तो फिर बता रहे हैं। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह स्वयं अपनी विराम की अवस्था में परिवर्तन ना कर सके, विराम जड़त्व कहलाता है। विराम जड़त्व कहलाता है। यानी कोई वस्तु अगर रखी हुई है, ठीक ना। कोई वस्तु रखी हुई है तो किस अवस्था में रहेगी? विराम अवस्था में रहेगी। और विराम अवस्था से वो अपने गति अवस्था में ना आ सके, ठीक ना। अपने गति अवस्था में ना आ सके तो ये क्या होता है? उसका विराम जड़त्व होता है। कौन सा जड़त्व होता है? विराम जड़त्व होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विराम जड़त्व होता है वो रुकी हुई वस्तु का जड़त्व होता है, ठीक है ना। अगर वस्तु कैसी है? रुकी हुई है। जैसे मान लो कि कोई भी सामान रखा हुआ है, ठीक ना। तो वो अपने बिना बल लगाए वो आपका गति नहीं करेगा। तो आपका वो क्या हो गया? एक हिसाब से क्या हो गया? वो विराम जड़त्व उसके पास है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो आप बस में जा रहे हो, ठीक ना। बस में बैठे हो मान लो, ठीक है ना। और बस एकाएक चलने लगी, ठीक है ना। बस में बैठे हो और बस एकाएक चलने लगी। बस तो अगर आप बस में बैठे हो, बस नहीं चल रही है तो क्या होगा? उस समय आप भी विराम अवस्था में हैं और बस भी विराम अवस्था में है, ठीक ना। लेकिन जैसे ही आप जो है, जैसे ही बस आपकी चलेगी आगे, ठीक ना। जैसे ही आपकी बस आगे चलेगी तो आपका जो है आपका शरीर किस अवस्था में है? विराम अवस्था में है। लेकिन जो बस है क्या हो जा रही है? वो गति अवस्था में हो जा रही है, ठीक ना। तो उस जो आपका जड़त्व है, जड़त्व के कारण जो हमारी शरीर है वो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगी, ठीक ना। लेकिन जो आपकी बस है वो कहाँ चली जाएगी? आगे चली जाती है। इसलिए जब बस आगे जाती है तो हमारा शरीर क्या लगता है? हमारा शरीर पीछे जाता है, जबकि पीछे जाता नहीं है, जबकि बस आगे चली जाती है, ठीक ना। बस आगे चली जाती है और हमें क्या लगता है कि हमारा शरीर कहाँ जा रहा है? पीछे जा रहा है। तो ये किसका उदाहरण है? आपका विराम जड़त्व का उदाहरण है, ठीक है ना। किसका उदाहरण है? विराम जड़त्व का उदाहरण है, ठीक है ना। तो लिखो इसका। जैसे बस के अचानक चलने पर उसमें खड़ा व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। उसमें खड़ा व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है।
समझ में आ रही बात? यस सर। हमारा शरीर किस अवस्था में रहता है? विराम अवस्था में रहता है, जबकि बस क्या हो जाती है? गति अवस्था में हो जाती है। और हमारा शरीर जब विराम में है तो उसके पास जड़त्व तो है, ठीक है ना, जड़त्व के कारण वो रुकी रहती है, जबकि बस आगे चली जाती है। इसलिए हमारा शरीर हमें क्या लगता है? पीछे जा रहे हैं, जबकि शरीर नहीं पीछे जाती बल्कि क्या जाती है? बस आगे चली जाती है, ठीक है ना। और दूसरा उदाहरण लिखना, कंबल को तेजी से झटकने पर, कंबल को तेजी से झटकने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं, धूल के कण अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो, जैसे कंबल होता है, आप झाड़ते हो ना, जैसे मान लो कि आपका कंबल ही नहीं, मान लो कोई भी कपड़ा हो गया, उसको जब आप झाड़ते हो तो उसमें से धूल बाहर चले जाते हैं, ठीक है ना, और हमारा कपड़ा जो है या कंबल जो होता है वो साफ़ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम झाड़ते हैं उसको, ठीक है ना, तो हम किसको झाड़ते हैं? सिर्फ कंबल को झाड़ते हैं। किसको झाड़ते हैं? कंबल को झाड़ते हैं। लेकिन जो कण है, जो धूल कण है, वो अपने मौज में स्थिर अवस्था में पड़े रहते हैं, ठीक है ना, वो अपनी स्थिर अवस्था में रहते हैं, जबकि हम किसको झाड़ते हैं? कंबल को झाड़ते हैं। तो कंबल हमारा किस अवस्था में आता है? गति अवस्था में आता है, जबकि कण क्या है? जड़त्व के कारण जो है वो अपने स्थिर अवस्था में रहता है, विराम अवस्था में रहता है, जिसके कारण अब जैसे देखो, अब जैसे मान लो जब आप झाड़ रहे हो तो ऐसे झाड़ोगे, ऐसा ऐसा करेगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे है, अब यहाँ से ये नीचे जा रहा है, तो कंबल को तो हम नीचे ले जा रहे हैं, लेकिन उसमें जो कण है, जो उसमें जो गर्दे हैं, उसमें धूल कण है, जो वो उसको क्या लगेगा? हम तो विरामावस्था में है, तो वो वहीं पे रहना चाहेगा, लेकिन हमारा कंबल जो कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो जो आपका धूल कण है वो बाहर चला जाएगा और अपना कंबल कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। इससे अपना धूल कहाँ जाता है? अलग हो जाता है। समझ में आ गई बात ना? तो आपका कंबल किस अवस्था में रहता है? गति अवस्था में रहता है, जबकि उसमें धूल कण कैसे हो जाते हैं? विरामावस्था में होने के कारण जो है वो जड़त्व के कारण फिर उससे अलग हो जाते हैं। समझ में आ गई बात ना? हाँ, ठीक है। अब तीसरा उदाहरण लिख लेना, खिड़की के शीशे में, खिड़की के शीशे में बंदूक की गोली मारने से छेद हो जाता है, जबकि पत्थर मारने से शीशा चटक जाता है, जबकि पत्थर मारने से शीशा चटक जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब आप शीशा है मान लो, ठीक है ना, आप शीशे में हम क्या करें? गोली मार रहा है कोई, ठीक ना, तो गोली का आकार कैसा होता है? बहुत छोटा होता है ना, ठीक है ना, बहुत छोटा होता है। इसलिए आप जैसे मान लो कि यहाँ पे अब ये पूरा शीशा है, तो शीशा किस अवस्था में है? यहाँ पे विरामावस्था में, ठीक ना, विरामावस्था में है, जबकि हमारा जो गोली आएगी वो गति अवस्था में आएगी और बहुत कम एरिया में आपका क्या करेगी? वो टक्कर मारेगी इससे, ठीक ना। अब इसके आसपास के जो शीशे हैं ये विरामावस्था में, ठीक ना, विरामावस्था में है, जबकि ये छोटे से स्थान पर जो है बहुत तेजी से गति उत्पन्न होने के कारण ये सीधा निकल जाती है। लेकिन जब पत्थर का टुकड़ा पड़ता है इस पे, तो पत्थर का टुकड़ा क्या होता है? बड़े एरिया में होता है। अब बड़े एरिया में होने के कारण जो है ये इतने पूरे शीशे को क्या कर लेता है? गति अवस्था में लाने की कोशिश करता है, ठीक ना, ये पूरे को गति अवस्था में लाने की कोशिश करता है। अब पूरे को लाएगा तो पूरे में क्या हो जाता है? डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाता है, इसलिए हमारा पूरा शीशा क्या होता है? चटक जाता है। जबकि आपकी गोली का आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए बहुत कम एरिया में वो आपका टक्कर मारता है और बाकी विरामावस्था में पड़े रहते हैं, इसलिए जो गोली होती है वो होल करके आगे चली जाती है, जबकि आपका पत्थर का टुकड़ा है ये क्या कर देता है? पूरे शीशे को चटका देता है, ठीक है ना। तो ये कौन सा जड़त्व हो गया? ये विराम जड़त्व के उदाहरण हो गए, ठीक है ना। अब आप हेडिंग डालना, गति जड़त्व, गति का जड़त्व। किसी सरल रेखा में गतिशील वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु
स्वतः अपने वेग में परिवर्तन, स्वतः अपने वेग में परिवर्तन का विरोध करे, गति जड़त्व कहलाता है। ठीक है ना। तो उसमें हमारा जो कण था, जो आपका द्रव्यमान था, वो कैसी अवस्था में था? विरामावस्था में था। और विरामावस्था में था तो उस पर अगर कोई बल नहीं लगता है तो विरामावस्था में पड़ा रहता है, यानी कि अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करता है। अब इसी तरह जो है आपका गति जड़त्व में क्या होता है? गति जड़त्व में वस्तु कोई गतिमान अवस्था में रहती है, और अगर गतिमान अवस्था में है तो यदि हम उस पर कोई बल जब तक ना लगाते हैं तो अपने स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती, यानी जिस वेग से जा रही है उसी वेग से वो चलती रहती है। ठीक है ना। तो ये कौन सा जड़त्व होता है? गति जड़त्व होता है। गति जड़त्व में मतलब क्या होता है? वस्तु किस अवस्था में रहती है? गति अवस्था में रहती है, और जो अगर हम उस पर बल कोई ना लगाएं तो वो उसी अवस्था में चलती रहती है, और अगर कोई बल लगा रहे हैं तो उसका क्या करती है? वो विरोध करती है। ठीक है ना। अगर हम कोई बल लगा रहे हैं तो उसका क्या करती है? वो विरोध करती है। समझ में आ रही बात ना। तो ये कौन सा जड़त्व हो गया आपका? गति जड़त्व हो गया। ठीक है ना। अब इसका भी उदाहरण लिखना, जैसे चलती गाड़ी से अचानक रुक जाने पर, चलती गाड़ी के लिखना, चलती गाड़ी के अचानक रुक जाने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है ना। अब जैसे जब गाड़ी चल रही होती है, ठीक है ना, जब गाड़ी चल रही होती है तो हमारा शरीर भी गति अवस्था में रहता है और वो गाड़ी भी गति अवस्था में रहती है कि नहीं रहती है? ठीक है ना। जब गाड़ी चल रही होती है तो उस समय हमारी शरीर भी गति अवस्था में रहती है और वो गाड़ी भी गति अवस्था में रहती है। लेकिन जब एकाएक ब्रेक लगता है तो ब्रेक लगने के कारण जो हमारी गाड़ी है वो किस अवस्था में आ जाती है? विरामावस्था में आ जाती है। जो हमारी कार है या बस है वो किस अवस्था में आती है? विरामावस्था में आती है। लेकिन हमारी शरीर किस अवस्था में रहती है? गति अवस्था में रहती है। अब वो गति अवस्था में रहने के कारण उस पर एक क्या लगेगा? बल लगेगा। ठीक ना। यानी कि जड़त्व के कारण वो जड़त्व जो यानी कि उसको क्या लगेगा कि हमारे अभी भी हम चल ही रहे हैं। ठीक ना। हमारे शरीर को क्या लगेगा? अभी भी वो गति अवस्था में है, जबकि नीचे वाली वस्तु क्या हो गई है? रुक गई है, विरामावस्था में हो गई है। तो हमारा जो जड़त्व के कारण, गति के जड़त्व के कारण हमारी शरीर क्या हो जाती है? आगे चली जाती है। आप लोग ये महसूस किए होंगे। ठीक ना। अगर गाड़ी में बैठे हो तो अगर एकाएक ब्रेक लगता है तो आप जो है आगे चले जाते हो, अगर पकड़े नहीं हो तो आपका दांत भी टूट सकता है। ठीक है ना। इसीलिए क्या करते हैं? सीट बेल्ट लगाने की हिदायत दी जाती है ना कार में। इसीलिए जो है आपके जो पुलिस होते हैं उस पर फाइन भी मार देते हैं। ठीक है ना। अगर आप जो है सीट बेल्ट लगा के जा रहे हो तो 50% एक्सीडेंट आप कम कर सकते हो अपना। ठीक है ना। अगर मान लो गाड़ी टक्कर से कहीं झटके से बहुत तेज़ी से टक्कर मार रही है तो टक्कर मारने से अगर आप सीट बेल्ट लगाए हो तो आप आगे नहीं जाओगे। ठीक ना। और आप उसी सीट पर आप सुरक्षित रह जाओगे। लेकिन अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाए हो तो आप झटके से उसके आगे जाओगे और आपका जो है चेहरा बिगड़ जाएगा। ठीक है ना। तो इसीलिए सीट बेल्ट लगा के चलना चाहिए। तो ये किसका उदाहरण है? गति जड़त्व का उदाहरण। ठीक है ना। अब दूसरा नंबर इसका लिखना, चलती गाड़ी से अचानक उतरने पर यात्री आगे की ओर गिर जाता है, यात्री आगे की ओर गिर जाता है। ठीक है ना। अब जैसे देखो गाड़ी चल रही है, ठीक ना, हम भी उसी में बैठे हैं या कोई बैठा है। अब जब उसको उतरना है, ठीक ना, उतरेगा तो पहले तो जब दोनों साथ में बस में है तो दोनों किस अवस्था में है? गति अवस्था में है। ठीक ना। गति अवस्था में। लेकिन जब वो गाड़ी से या बस से उतरेगा तब वो किस अवस्था में आना चाहेगा? वो
विरामावस्था में आना चाहेगा, जबकि जड़त्व तो उसको क्या करेगा, धकेल के उसी स्पीड में ले जाने की कोशिश करेगा, ठीक ना। अब जड़त्व के कारण वो आगे जाएगा, और अगर देखो कभी कभी क्या होता है कि अगर बस जा रही है, ठीक ना, और हम भी उसी दिशा में दौड़ जाए, ठीक ना, तब हमारे गिरने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि हमारा जड़त्व तो उसको, हमारे शरीर को जो है बैलेंस बना लेता है, ठीक ना। लेकिन अगर हम जो है बस चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट उतर गए और रुक गए वहीं पे, तो आप पक्का श्योर गिर जाओगे आगे की तरफ, ठीक ना। लेकिन अगर आप बस जा रही है, धीमे हुई है, और आप उतर के उसी दिशा में कुछ दूर तक दौड़ जाओगे, तब आप गिरोगे नहीं, क्योंकि वो जड़त्व जो होता है, जड़त्व के कारण शरीर हमारी आगे जाती है, ठीक ना। और जब हम उसी दिशा में जाते हैं तो जड़त्व का मान कम हो जाता है कुछ, और जड़त्व का मान कम होने से हमारा शरीर उसको बैलेंस कर ले जाता है, ठीक ना। लेकिन अगर बहुत अधिक जड़त्व है तो हमारा शरीर उसको बैलेंस नहीं कर पाता और हम आगे की तरफ गिर जाते हैं, ठीक ना। और कभी ऐसा भूल कर भी मत करना कि बस ऐसे जा रही है और आप उतर रहे हो तो उधर उस तरफ उतर जाओ, ठीक ना, तो एकदम तो 100% गिर जाओगे तो आप लोग, ठीक है ना। तो अगर आपको उतरना भी है चलती गाड़ी से, तो आप क्या करोगे, आप उसी दिशा में कुछ दूर तक जितना हो सके आप उसी स्पीड से जाओगे, ठीक है ना, जिससे आपका क्या होगा, बैलेंस बन जाएगा शरीर का, ठीक है ना। तो ये कौन सा उदाहरण हो गया आपका, गति के जड़त्व का उदाहरण हो गया, ठीक है ना। तो अब हेडिंग डालना विराम का दिशा का जड़त्व, तीसरा दिशा का जड़त्व। लिखना किसी निश्चित दिशा में गतिशील वस्तु का वह गुण, किसी निश्चित दिशा में गतिशील वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकती, दिशा का जड़त्व कहलाता है। अब देखो, अब जैसे मान लो कि आप कहीं जा रहे हो, ठीक है ना, अब आप जा रहे हो तो अगर जैसे मान लो कि यहाँ पे इसका जड़त्व पहले परिभाषा बता दे रहे हैं, किसी निश्चित दिशा में गतिशील वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकती, ठीक है ना, वस्तु गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है गति किसी दिशा में जा रहे हो, अब जैसे मान लो कि जैसे यहाँ पे दिया, जैसे आप वो जलाते हो कि नहीं, दीवार में जो चरखी होती है, इसमें माचिस लगा देते हो और जो है फिर वो नाचती है तेज़ी से, ऐसा देखे हो ना, ठीक है ना। तो जब आप उसको माचिस लगाते हो तो ऐसा घूमती है ना, देखो कुछ जैसे इस आकार में रहती है, ठीक है ना। अब इस आकार में जब इसमें आप आग लगा दोगे तो क्या आपकी जो आग निकलती है, ठीक है ना, जो उसमें से आग निकलती है वो भी गोल आकार में घूमती है, वो इसके स्पर्श रेखा में जाती है, ठीक है ना, ये इसके स्पर्श रेखा में जाके, ना कि जैसे ये आकार में इस आकार में है वो उस आकार में नहीं रहती है, ठीक है ना। यानी कि आपका जैसे आपका गति का जड़त्व होता है, आपका स्थिर का जड़त्व होता है, इसी तरह यहाँ पे दिशा का जड़त्व, यानी कि ये आपका क्या होता है, ये आपकी दिशा में परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक है ना। यानी कि आपका जैसे अब जैसे यहाँ पे ये जा रही है तो यहाँ पे दिशा में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि ये दिशा में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अगर ये आपका जब यहाँ पे आप जलाओगे तो ये आपका दिशा में परिवर्तन करने का विरोध करेगी, ठीक है ना। ये अपने दिशा में, यानी कि यहाँ पे दिशा में परिवर्तन हो रहा है लेकिन ये दिशा में परिवर्तन नहीं होना चाहेगा, ठीक है ना। ये सोचेगा हम सीधी दिशा में जाएं, ये किसका गुण है, जड़त्व का गुण है। यानी जड़त्व कहता है कि हम दिशा में भी परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसे कहता है कि हम स्थिति में परिवर्तन नहीं करेंगे जब तक कोई बल नहीं लगेगा, और कहता है गति में परिवर्तन नहीं करेंगे जब तक कोई बल नहीं लगेगा, और कहता है कि दिशा में परिवर्तन नहीं करेंगे जब तक कोई बल नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो यह दिशा में भी परिवर्तन नहीं करेगा जब तक कोई बाहर से बल नहीं लगता है। तो जब इसको चरखी को हम ऐसे जला देंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है यहाँ पे इसको इस दिशा में जाना चाहिए, यानी ये आपकी जो आग जल रही है ये भी गोलाकार में जलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गोल आकार में ये नहीं जलती, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, दिशा का जड़त्व होता है। और दिशा का जड़त्व क्या कहता है कि जब तक कोई बाहर से बल नहीं लगेगा तब तक हम दिशा बदलेंगे नहीं।
ठीक है ना। तो ये कौन सा जड़त्व हो गया आपका, दिशा का जड़त्व हो गया। समझ में आ गई बात ना। तो तीनों जड़त्व समझ में आ गया। आपका जब स्थिर जड़त्व होता है उसमें क्या कहता है कि स्थिति में परिवर्तन नहीं करेंगे जब तक कोई बाहर से बल नहीं लगेगा। और गति में क्या कहता है, गति में परिवर्तन नहीं करेंगे जब तक कोई बाहर से बल नहीं लगेगा। और तीसरा क्या कहता है, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे जब तक कोई बाहर से बल नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो ये आपके तीनों जड़त्व हो गए। अब इसका आप जो है इसका भी उदाहरण लिख लो। बस के उदाहरण नंबर 1 लिखना। बस के दाहिनी ओर मुड़ने पर उसमें बैठा व्यक्ति दाईं ओर झुक जाता है। उसमें बैठा व्यक्ति दाईं ओर झुक जाता है। ये एज्यूम किए कि नहीं, एज्यूम किए कि नहीं। जब तेजी से कहीं पर मुड़ती है गाड़ी तो उसके अपोजिट दिशा में हम मुड़ जाते हैं ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ किसका जड़त्व होता है, दिशा का जड़त्व होता है। दिशा का जड़त्व मतलब क्या कहता है कि हम उसी दिशा में चलेंगे जब तक कोई हमें बाहर से बल नहीं लगाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जब दिशा मुड़ती है, जैसे मान लो कि कार सीधी जानी चाहिए, कार सीधी नहीं जा रही है, अब ये इस दिशा में मुड़ रही है। ठीक है ना। अब ये अगर इस दिशा में मुड़ रही है तो ये कहेगी जो यहाँ पे बैठा है, यानी कि जड़त्व का नियम क्या कहेगा कि हम इधर की दिशा में नहीं जाएंगे जब तक कोई हमारे ऊपर बाहर से बल ना लगे। तो ये कहाँ जाना चाहेगा, सीधी दिशा में जाना चाहेगा। और सीधी दिशा में जाने का मतलब क्या हो जाएगा, आप बाहर की तरफ निकल जाओगे, यानी कि उधर की तरफ चले जाओगे। ठीक है ना। और अगर खिड़की नहीं लगी है तो नीचे उतर जाओगे। ठीक है ना। हाँ, तो आपको इसीलिए कहते हैं कि आप बस में बैठो तो अपना मतलब स्टैंड वो हैंडल लगा रहता है ना, तो पकड़ के बैठो। ठीक है ना। अभी कभी एक टेम्पू जो होते हैं, एक बार हम देखे थे जो है बनारस में, कहाँ देखे थे, 3 चक्का पे होता है ना, वो मुड़ा था ऐसा कि उसका एक चक्का जो है 2 ही चक्का पे चल रहा था। ऐसे एक चक्का जो उसका हवा में चल रहा था। ठीक ना। तो उस अवस्था में अब सोच लो अगर वो पलटी मारता तो फिर कितने के एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है ना। तो आप लोग जैसे जब बैठा करो, जैसे कभी किसी भी गाड़ी में आप आते जाते हो तो आप पकड़ के बैठा करो। ठीक है ना। पकड़ के बैठने से अगर आप गाड़ी गिर भी रही है, 4 व्हीलर अगर है, गिर भी रही है, तब भी आप कुछ ना कुछ सेफ हो सकते हो। जहाँ आपको 50% अगर आप एक्सीडेंट हो रहा है तो वहाँ पे आपका 20% 10% एक्सीडेंट होगा। ठीक है ना। तो ये होता है। तो ये किसका जड़त्व है, ये दिशा का जड़त्व है। ठीक है ना। तो अब दूसरा लिखना, घूमती हुई जो चरखी आप कहते हो ना, इसका नाम है चकर घिन्नी। हाँ लिखो, घूमती हुई चकर घिन्नी से जलती हुई बारूद की लौ वृत्तीय पथ की स्पर्श रेखा के अनुदिश निकलती है। वृत्तीय पथ की स्पर्श रेखा के अनुदिश निकलती है। ये तो बता दिए थे ना आपको। ठीक है ना। ये क्यों जाती है, सीधा क्यों जाना चाहती है, क्योंकि यहाँ पे ये दिशा वाला जड़त्व है ना, इसलिए वो अपने सीधी रेखा में जाना चाहता है, ना कि वो उसके साथ मुड़ना चाहता है। अगर उसको मोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें अलग से बल लगाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। ठीक है ना। अब ये तीनों जड़त्व आपके समाप्त हो गए। तो पहला कौन सा जड़त्व है, विराम जड़त्व, दूसरा गति जड़त्व और तीसरा दिशा जड़त्व। तीनों में परिवर्तन तभी होगा जब आप क्या करोगे, बल लगाओगे, बाहर से कोई बल लगाओगे, तभी तीनों में परिवर्तन कर सकते हो। जब तक आप बाहर बल नहीं लगाओगे, तीनों जिस अवस्था में है उसी अवस्था में वो रहेंगे। ठीक है ना। अगर स्थिर विराम है तो विराम रहेंगी, चल रही है तो चलती रहेगी, और जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में जाती रहेगी। ठीक है ना। अब ये आपका जड़त्व तो खत्म हो गया। अब हेडिंग डालना संवेग। ठीक है ना। तो संवेग क्या होता है, संवेग बहुत आसान है। देखो कोई द्रव्यमान है, ठीक है ना, कोई द्रव्यमान है और वो किसी वेग से चल रहा है। ठीक है ना। कोई द्रव्यमान है और वो किसी वेग से चल रहा है, तो उसके द्रव्यमान और उसके वेग
का गुणनफल कहलाता है संवेग। ठीक ना, कोई वस्तु है जिसका कोई द्रव्यमान होगा और वो किसी वेग से चल रही है तो उसके द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल क्या कहलाएगा? संवेग कहलाएगा। यानी संवेग की परिभाषा क्या हो जाएगी? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और उसका वेग v है तो आपका संवेग क्या हो जाएगा? mv हो जाएगा। क्या हो जाएगा? mv हो जाएगा। तो इसको लिख लो, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। ठीक है ना। तो संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। ठीक है ना। और लिखना, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो आपका संवेग P बराबर क्या हो जाएगा? m इंटू v हो जाएगा, या P बराबर क्या हो जाएगा? mv हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, वेग कैसी राशि है आपकी? सदिश है कि अदिश है? आपकी वेग सदिश राशि है और द्रव्यमान कैसा है? अदिश राशि है। ठीक ना। तो यहाँ पे एक अदिश और एक सदिश का गुणनफल क्या आता है? सदिश राशि आती है। ठीक ना। इसलिए यहाँ पे वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो आपका संवेग भी कैसी राशि हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। यानी संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। और संवेग की दिशा क्या हो जाएगी? जो दिशा वेग की होगी वही किसकी होगी? संवेग की होगी। समझ में आ गई बात? ठीक है ना। तो आपकी संवेग की दिशा क्या होगी अगर पूछे तो? जो दिशा वेग की होगी वही किसकी हो जाएगी? संवेग की हो जाएगी। और संवेग को क्या कहते हैं? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहते हैं। समझ में आ गई बात? हाँ, तो लिख लिए हो आप लोग ना। इसको भी लिख लो। लिख लिए इसको भी? अरे वाह। चलो अब हेडिंग लिखना। हेडिंग कर रहे हैं। संवेग एक सदिश राशि है। संवेग पॉइंट वाइज लिख लेना। संवेग एक सदिश राशि है। अगला पॉइंट लिख लेना, संवेग की दिशा वेग की दिशा होती है। संवेग की दिशा वेग की दिशा होती है। अब देखो, इसका मात्रक निकाल रहे हैं। तो मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। यानी किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। तो इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है ना। नहीं दिख रहा है तो सुनाई दे रहा है ना? ठीक है ना, लिख लो। ये भी लिख लो, मात्रक इसका क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब इसकी बीमा निकाल दो। तो बीमा निकालो। बीमा क्या हो जाएगी आपकी? बीमा क्या हो जाएगी? यहाँ पे देखो, द्रव्यमान का बीमा क्या होता है? m होता है। और इसका ये क्या है आपका? मीटर है। तो मीटर का क्या हो जाएगा? l हो जाएगा। यहाँ पे l हो जाएगा। और उसके बाद सेकेंड का क्या होता है? t होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ml t की पावर -1। ये किसकी बीमा है? संवेग की बीमा है। और संवेग का आपका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। समझ में आ गई बात? हाँ, अब नोट लिखना। अभी लिखना, इसको लिख लो। चल
हो गया। चलो अब इसके मैथमेटिकल थोड़ा सा फार्मूले आ रहे हैं, तो लिखना माना एक कार का द्रव्यमान m1, माना एक कार का द्रव्यमान बराबर m1, उसके नीचे लिखना तथा एक ट्रक का द्रव्यमान बराबर m2, तथा एक ट्रक का द्रव्यमान बराबर m2, ठीक है ना। और उस लाइन के नीचे लिखना दोनों एक समान वेग v से गतिमान हैं, दोनों एक समान वेग v से गतिमान हैं, ठीक है। तो दोनों अगर अब देखो, अब मान लो कि जो कार है, ठीक है ना, कार का संवेग p1 है, लिखना माना कार का संवेग p1 तथा ट्रक का संवेग p2 है। तो कार का संवेग p1 अगर है तो p1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, कार का द्रव्यमान कितना है माने हैं, m1 माने हैं, और वेग क्या माने हैं, v माने हैं। ये किसका संवेग हो गया, कार का संवेग हो गया। और ट्रक का संवेग क्या माने हैं, p2 माने, ठीक है ना। तो p2 माने तो ये क्या हो जाएगा, m2v हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। अब ये आपका ये किसका संवेग है, आपका यहाँ पे कार का संवेग, और नीचे वाला किसका संवेग है, हाँ ट्रक का संवेग है। अब ये मान लो समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, और समीकरण 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा P1 अपान P2 इक्वल टू हो जाएगा M1V अपान M2V हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये V से डिवाइड हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा P1 अपान P2 इक्वल टू M1 अपान M2। अब देखो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग भी अधिक होगा। एक निश्चित वेग के लिए, एक निश्चित वेग के लिए जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग भी अधिक होगा, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका संवेग कम होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो संवेग आपका किस पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पर। संवेग किस पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, ठीक है ना। अब तो लिख लेना, नीचे लिखना, अब लिखना भी लिख लो। हो गया, लिखना उक्त समीकरण से स्पष्ट है, उक्त समीकरण से स्पष्ट है कि जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग भी अधिक होगा, उसका संवेग भी अधिक होगा, तथा जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा, जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उसका संवेग भी क्या होगा, कम होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। और उसके बाद लिखना एक निश्चित वेग के लिए, एक निश्चित वेग के लिए, क्योंकि ये दोनों कैसे हो रहे हैं, एक निश्चित वेग पर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया संवेग भी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब आपको लिखना है, आपका है गति, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। हेडिंग डालो, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। हो गया हेडिंग, यस सर।
अब देखो यहाँ पे ये आपका प्रथम नियम क्या कहता है कि यदि वही वाला जड़त्व वाला है ये, ठीक है ना, जड़त्व का नियम ये जो है डेरिवेट किए हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि कोई वस्तु, ठीक है ना, यदि कोई भी वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहनी चाहेगी, और यदि गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहनी चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे, ठीक है ना। तो ये आपका न्यूटन का जो है प्रथम नियम है गति विषयक, ठीक है ना। तो इसको हम कल से पढ़ाएंगे, ठीक है ना।